ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैं रोई नहीं हूँ, ऐसा कोई मोमेंट नहीं था जब मैंने आंसू नहीं बहाए, ये देख के कि मेरा बच्चा न्यूरोटिपिकल्स के बीच में एक्सक्लूड हो गया। मेरे हस्बैंड रोते हुए बच्चे को गेट पे संभाल रहे हैं और मैं प्रिंसिपल के लिए एडमिन में रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आइए और एटलीस्ट मेरे से बात कीजिए। एक पेरेंट से बड़ा थेरेपिस्ट कोई नहीं है बच्चे के लिए। अगर आप बच्चे को प्यार से समझने की कोशिश करेंगे तो उसका बोलना भी ज़रूरी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम रुचिका है और मेरे बेटे का नाम अनिश है। वो 12 साल का है और उसको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। मैं आज आपके साथ अपनी इस छोटी सी जर्नी को शेयर करना चाहती हूँ, जो कि रिजेक्शन से एक्सेप्टेंस तक है। ये जर्नी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए और आसान नहीं थी, मगर इस जर्नी में हर एक कदम पे मैंने एक नया लेसन सीखा, एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस सीखा। एंड बात तब से स्टार्ट करूँगी जब मेरे बेटे का डायग्नोसिस हुआ था। एज़ यूजुअल जैसे मोस्ट ऑफ़ द पेरेंट्स के साथ होता है, एक हैप्पी हेल्दी बच्चा एकदम से रिग्रेशन के मोड में चला गया। उसने आई कॉन्टैक्ट देना बंद कर दिया, उसने बात करना बंद कर दिया और बहुत ज़्यादा क्रैंकी और डिफ़िकल्ट होता गया। जब डायग्नोसिस हुआ, तब मुझे पता चला कि उसको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ये शब्द मेरे कान में एक रिंगिंग की तरह घूम रहे थे। मेडिकल बोर्ड ने जितनी भी डिटेल्स दी, जितनी भी चीज़ें कागज़ पे लिखी, वो सब मुझे सब कुछ ब्लैंक दिख रहा था। सिर्फ़ दिख रहा था कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और फिर शुरू हुआ एक लंबा, ना ख़त्म होने वाला सिलसिला। स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा थे। बच्चे के साथ बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी। कई चीज़ें थी जो उसको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती थी बिकॉज़ सेंसरी ओवरलोड उस एज में बहुत ज़्यादा था। लाइट स्ट्रॉन्ग नॉइज़ेज़, स्ट्रॉन्ग लाइट्स, कपड़े पहनने हैं तो एक ही किस्म के पहनने हैं। खाने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी उसके साथ में। हमने जब इस प्रोसीजर को स्टार्ट किया तो हम बिल्कुल ही अनअवेयर थे बिकॉज़ अवेयरनेस उस टाइम भी उतनी ही कम थी जितनी आज है। जैसे-जैसे हमें डॉक्टर्स बताते गए, जैसे-जैसे हमें थेरेपी के लिए रिकमेंड करते गए, वैसे-वैसे हम उस थेरेपी को बढ़ावा देते गए। हमने स्टार्ट करी ऑक्यूपेशनल थेरेपी और कुछ महीने बाद मैंने अपने बेटे में थोड़े-थोड़े डिफरेंसेस नोट करने स्टार्ट करे। थोड़ा-थोड़ा वो कॉन्टैक्ट देना शुरू कर दिया था उसने। थोड़ा-थोड़ा चीज़ों की तरफ रिस्पॉन्ड देना स्टार्ट कर दिया था एंड वो धीरे-धीरे चीज़ें लर्न करने लगा था। बट अभी भी उसका टू वे कम्युनिकेशन नहीं था, उसकी स्पीच लिमिटेड थी और उसके ऐसे बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज़ थे, जो हम नहीं समझ पा रहे थे बिकॉज़ हमारे पास भी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी थी। स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स सिर्फ़ इसी स्ट्रगल में बीत गए कि इसके साथ ये हो क्या रहा है? क्या ये एक टेम्परेरी फ़ेज़ है? और क्या हम इसको किसी जल्दी क्विक फ़िक्स से ठीक कर सकते हैं? कोई मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि उसको बेटर कर सके? एज़ मोस्ट ऑफ़ द पेरेंट्स डू जैसे काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स करते हैं, हमने भी मेडिसिन्स के थ्रू ट्राई करने की कोशिश करी, बहुत सारी अदर चीज़ें कोशिश करी ट्राई करने की, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए। बट अल्टीमेटली हम उस रूट कॉज़ को ठीक नहीं कर रहे थे, जिससे उसको ट्रिगर्स हो रहे थे। फाइनली आफ्टर बैटल ऑफ 2 इयर्स जिसमें हम सिर्फ पोस्ट टू पिलर रन करते गए इस बच्चे के साथ अबाउट अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑटिज़्म। मैंने पढ़ना शुरू किया ऑटिज़्म के बारे में। धीरे-धीरे मुझे कई चीज़ें रिलेट होने लगी जो मेरा बेटा करता था, जैसे कि सेंसरी ओवरलोड था, सोशल एंग्ज़ायटी इश्यूज़ थे, उसके चैलेंजेस थे और भी बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज़ थे, चाहे वो रीडिंग या राइटिंग हो, प्री एकेडमिक स्किल्स हो, बेसिक लाइफ स्किल्स हो जो करने में उसको बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे चम्मच से खाना उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। धीरे-धीरे मैंने इनके ऊपर वर्क करना शुरू किया और ये वर्क बिल्कुल ही बेबी स्टेप्स में करना था। जैसे कि एक टॉडलर के साथ हम वर्क करते हैं, हर एक लेवल पे वर्क करना था। एंड हमने उसको इंडिपेंडेंस बनाने के लिए शेड्यूल्स फ़ॉलो करे। हमने उसके साथ डेली एक्टिविटीज़ करनी घर पे शुरू करी और साइड बाय साइड हमने थेरेपी स्टार्ट करी।
और फिर बारी आई स्कूलिंग की, जो कि एक एक अलग चैलेंज था, क्योंकि मुझे लगा कि इतनी थेरेपीज़ के बाद तो अब वो किसी नॉर्मल स्कूल में ईज़िली जा सकता है, बिकॉज़ माइंड सेटअप ऐसा था कि ऑटिज़्म सिर्फ़ उसकी एक कंडीशन है, वो तो बाकी बच्चों जैसा ही है और शायद स्कूल जाके उसकी ये कंडीशन कंप्लीटली ओके हो जाएगी। 32 स्कूल्स में मैंने अप्लाई किया, जिसमें से कुल 6 स्कूल्स ने रिस्पॉन्ड किया, वो भी सिर्फ़ इसलिए बिकॉज़ मैंने डीजी कैटेगरी से अप्लाई किया था एडमिशन के लिए। और वहाँ मेरे पास एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक हुआ। जब मैं उन स्कूल्स में वो लेटर्स लेके गई एडमिशन के, जहाँ पे पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के थ्रू मेंशन होता है कि इस बच्चे के ये स्पेशल नीड्स हैं और इसको इस स्कूल में, क्योंकि उन स्कूल के पास सो कॉल्ड इंक्लूसिव सेटअप है, इस स्कूल में एडमिशन देना है। वहाँ पे गई तो प्रिंसिपल तक ने मेरे से बात करने की ज़हमत नहीं करी। दूसरी चीज़, मेरा बच्चा स्कूल के डोर पे ही जाके बहुत ज़्यादा फैल जाता था, अंदर आना नहीं चाहता था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था उसको हैंडल करना उस टाइम पे। बिकॉज़ कहीं न कहीं वो ये सेंस कर पा रहा था कि ये स्कूल उसके लिए एक सेफ़ प्लेस नहीं है। एक इंसिडेंस आपके साथ शेयर करूँगी कि एक बड़ी ही दुविधाजनक सिचुएशन थी कि मेरे हस्बैंड रोते हुए बच्चे को गेट पे सँभाल रहे हैं और मैं प्रिंसिपल के लिए एडमिन में रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आइए और एटलीस्ट मेरे से बात कीजिए। जस्ट हमें मौका दीजिए समझाने का कि बच्चे को क्या डिफ़िकल्टी है। बट उन 5-6, एंड आई विल मेंशन हियर कि दे वर वन ऑफ द टॉप स्कूल्स ऑफ साउथ दिल्ली। उन 5-6 स्कूल्स में से किसी ने भी इतनी कर्टसी नहीं दिखाई कि एटलीस्ट मेरे से बात करें। उस लेटर को तो उन्होंने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, जबकि वो एक गवर्नमेंट लेटर था और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि उस लेटर के थ्रू मेरे बच्चे को डेफ़िनेटली एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद में हम इतने ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो गए कि हमने नॉर्मल स्कूल्स के लिए, न्यूरोटिपिकल स्कूल्स के लिए ट्राई करना छोड़ दिया। बिकॉज़ एक जगह तो जब हम गए और मैंने उनको अ, डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताने की कोशिश करी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, 21 डिसेबिलिटीज़ है और उसमें ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम भी आता है और इन बच्चों के लिए ये चीज़ें हैं, ये प्रावधान हैं जो हम दे सकते हैं। उसको भी बाकी ही बच्चों की तरह हक है आपके स्कूल में पढ़ने का। जब आप शुरुआत करेंगे, उसको मौका देंगे, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। एंड उन्होंने सिंपली ये कहा कि हम इस बारे में नहीं जानते, हमें इसकी नॉलेज नहीं है। अगर और कोई बहाना नहीं मिला तो उन्होंने ये कहा कि भई हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं या हमारे पास सीट्स फुल हो गई हैं और अगर हम आपके बच्चे को गलती से एडमिशन दे भी दें, तो 6 महीने के बाद हम उसको वहाँ से हटा देंगे। तो वो एक ऐसा टाइम था जब मेरा माइंड बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगा कि इस बच्चे का तो भविष्य बिल्कुल अंधेरे में है। बट पिक्चर धीरे-धीरे बदली। मुझे पता चला एक नेशनल सेंटर के बारे में जो मेरे घर के बिल्कुल पास था, दैट वाज़ एक्शन फॉर ऑटिज़्म। उसने मेरी ज़िंदगी को बहुत बदला, मेरे बच्चे की ज़िंदगी को बहुत बदला। फर्स्ट टाइम जब मैं उस सेंटर में गई, एंड आई रिमेंबर उस टाइम पे समर वैकेशंस चल रही थी, तो सेंटर में स्कूल वगैरह ऑलमोस्ट बंद था और सिर्फ़ एडमिन स्टाफ था। और मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी अंदर से, क्योंकि मुझे लगा जैसे ही बाकी स्कूल्स में मेरा बच्चा एंटर करके डिफ़िकल्टी करता है, रोता है, भटकता है, शोर करता है, शायद इस सेंटर में भी एंटर ना करे और अगर वो एंटर नहीं करेगा, तो मेरे लिए उसको उस सेंटर में ले जाना भी डिफ़िकल्ट है। जब मैंने उस सेंटर के गेट पे एंटर किया, दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम मेरा बच्चा बहुत ही शांत होके उस सेंटर के अंदर गया। कहीं न कहीं मेरे मदर इंस्टिंक्ट ने ये चीज़ बोली मेरे से कि दिस इज़ द राइट प्लेस, तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। मैंने वहाँ पे बात करी, काउंसलिंग ली, असेसमेंट्स किए, कुछ पर्सनल काउंसलिंग्स भी ली बिकॉज़ मैं टोटली होपलेस हो गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने बेटे को आगे कैसे सिखाऊँ। एक और पॉइंट था कि क्योंकि मेरा बेटा एक प्ले स्कूल में जाता था, जहाँ पे उसके साथ डेली शिकायतें आती थीं, हिटिंग की, बाइटिंग की, क्रैंकी, क्लास में सेट नहीं हो रहा है और जब भी मैं उसको पिकअप करने जाती तो उसको क्लास से बाहर रखा जाता। ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैं रोई नहीं हूँ, ऐसा कोई मोमेंट नहीं था जब मैंने आँसू नहीं बहाए, ये देख के कि मेरा बच्चा न्यूरोटिपिकल्स के बीच में एक्सक्लूड हो गया।
इसका क्या भविष्य है आगे। एक्शन फॉर ऑटिज़्म ने मेरी सारी तकलीफ़ सुनी और उन्होंने मेरे को आगे गाइड किया। जब मैंने देखा कि जो काम मेरा बेटा थेरेपी सेंटर्स में एएफए में कर रहा है, वही चीज़ें वो घर पे करने लगा है। इंडिपेंडेंस आने लगी, वो कलर्स के नाम बताने लगा, वो अल्फ़ाबेट्स पढ़ने लगा, वो अपने कपड़ों के साथ कंफर्टेबल हो गया। जो भी उन्होंने सेंसरी इश्यूज़ बताए थे, उसके ऊपर मैंने काम करना घर पे शुरू किया। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, बहुत ही स्लो ग्रोथ में वो रिड्यूस होने शुरू हुए। बट अभी भी एक दुविधा थी कि व्हाट अबाउट द स्कूल? तो मैंने फिर फाइनली अपने दिमाग को प्रिपेयर किया कि अगर स्कूल इसको नहीं समझ पाता है, तो किसी ऐसी जगह डालते हैं जहाँ पे वो उसको समझ पाएँ। हालाँकि मेरा मन इसके लिए राज़ी नहीं था बिकॉज़ मुझे लगा कि एक नर्सरी के बच्चे की तरह अगर चीज़ें सीखेगा तो ग्रो कैसे होगा? बिकॉज़ हम पेरेंट्स के दिमाग में सिर्फ़ एक चीज़ होती है, वो है एकेडमिक्स। बट एकेडमिक्स इज़ नॉट द अल्टीमेट गोल। देयर इज़ अ मेजॉरिटी ऑफ थिंग आवर चिल्ड्रन कैन डू। फाइनली मैंने वहाँ के ओपन डोर स्कूल में अपने बेटे को एनरोल किया, जिससे वो स्कूल के बेसिक्स सीखे, जैसे कि स्कूल जाना, स्कूल से आना, असेंबली अटेंड करना, कंसेप्ट लर्निंग करना, प्रैक्टिकल लर्निंग करना, स्पोर्ट्स है, म्यूज़िक है। और धीरे-धीरे मैंने देखा कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा खुश होता है स्कूल जाने पे। कई बार मुझे क्लासरूम से दिखाया गया कि बच्चा कितने अच्छे से बैठा है और काम कर रहा है, फ़ॉलो कर रहा है चीज़ें। जिस बच्चे को उस स्कूल में अलग से रखा जाता था, कमरे में बैठने नहीं दिया जाता था, उस बच्चे ने हिटिंग बाइटिंग बिल्कुल बंद कर दी स्कूल में आके। सो मेरे मन में ये चीज़ बैठ गई कि शायद हमारी डायरेक्शन ही गलत थी, हमारे पास गाइडेंस ही प्रॉपर नहीं थी। अब जब हम राइट प्लेस पे हैं, तो बच्चा धीरे-धीरे ग्रो कर रहा है। मेरे बच्चे ने 5 साल की एज में पहला शब्द बोला एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट इंस्टेंट कि मैं किचन में थी और मेरा 3rd फ्लोर का फ्लैट है एंड मेरा बेटा हस्बैंड के साथ नीचे था एंड सडनली उसने बहुत ज़ोर से बोला, "मम्मा, मम्मा।" एंड आई जस्ट लेफ्ट एवरीथिंग इन द किचन एंड आई रैन आउटसाइड कि मुझे लगा ये मेरे बेटे की आवाज़ है। वो एक ऐसा पल था, जो मुझे ऐसा लगा कि जैसे सारी दुनिया मुझे मिल गई क्योंकि उसने अपना पहला शब्द मम्मा बोला। हालाँकि वो उससे पहले भी बहुत बैबलिंग करता था, टोटली नॉन वर्बल नहीं था, बट इट वाज़ मोर ऑन अ इकोलेलिया साइड, जो वो सुनता था, उसी को रिपीट करता था। तो हमें ऐसा लगता था कि शायद वो इस लाइफ़ टाइम में हमको कभी कुछ नहीं कहेगा, बट वो पहला शब्द मैंने पहली बार सुना। तब तक मैं 2 साल काम कर चुकी थी। सो आफ्टर 2 इयर्स ऑफ रिगरस वर्किंग, आई हर्ड द फर्स्ट वर्ड मम्मा। वो एक बहुत ही हैप्पीएस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ़ का। स्पीच धीरे-धीरे डेवलप हुई। मेरे बेटे ने धीरे-धीरे वर्ड्स को पकड़ना स्टार्ट किया। जैसे-जैसे साइड बाय साइड ओटी और बिहेवियर पे काम होता रहा, वैसे ही वैसे उसने शब्द पकड़ने शुरू कर दिए। आज वो नीड बेस्ड कम्युनिकेशन के ऊपर है, अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाता है, इंडिपेंडेंटली बहुत सारी चीज़ें कर पाता है। हाँ, काम भी उसके साथ हमें उतना ही करना पड़ता है, चैलेंजेस आते हैं, बट अब हमने अपने आप को प्रिपेयर किया है कि हम उन चैलेंजेस को कैसे फेस कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस जर्नी की, अपने आप को प्रिपेयर करना, अपने माइंडसेट को चेंज करना। पेरेंट्स आर द बेस्ट एडवोकेट फॉर द चिल्ड्रन। अगर हम अपने बच्चे को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो दुनिया भी उनको कभी ना कभी एक्सेप्ट ज़रूर करेगी। अगर दुनिया एक्सेप्ट नहीं भी करती, तो हमारा एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। इस जर्नी में मुझे कई जगह वो डिफ़िकल्टी भी हुई कि जहाँ पे मुझे पब्लिक फ़ियर भी रहता था। पब्लिकली जब मैं बच्चे को कहीं लेके जाती, क्योंकि उसको न्यू प्लेसेस की सोशल एंग्ज़ायटी थी और हमें ये भी नहीं पता था कि कुछ प्री प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको पहले से तैयार करना होता है और सेंसरी ओवरलोड भी बहुत ज़्यादा था। तो आई रिमेंबर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मुझे एक पार्क में बच्चे को लेके जाना था और जैसे ही एज़ यूजुअल मैंने बताया है कि वो गेट पे ही सेंस कर लेता, उसकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि गेट पे ही वो सेंस कर लेता था कि ये जगह में मैं जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा, या ये जगह मेरे लिए सेफ़ है या नहीं है और इस जगह को मैं एक्सेप्ट कर पाऊँगा कि नहीं। और जो गार्ड वहाँ पे खड़ा था, उसने हमें 15 मिनट वहीं पे अटका के रखा, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मेरा बच्चा रो रहा है और वो रोते बच्चे को अंदर जाने नहीं दिया जा सकता। वो एक मतलब एक मॉन्यूमेंटल प्लेस था, आई थिंक इट वाज़ नियर अबाउट इंडिया गेट और समथिंग। और 15 मिनट मैं उस गार्ड से प्लीड करती रही। इट वाज़ नॉट एक्चुअली अ गार्ड, देयर वर पुलिस ऑफिसर्स देयर।
15 मिनट मैं उस गार्ड से प्लीड करती रही कि प्लीज़ मेरे बच्चे को अंदर जाने दीजिए, सिर्फ 1 राउंड लेके वो आ जाएगा। आज हम उसे घुमाने के लिए लाए हैं और अगर बिना घूमे वो वापस चला गया तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्टी होगी। बट उन्होंने मेरे को एक लाइन कही जो मुझे बड़ी झकझोर गई कि अगर आपका बच्चा स्पेशल नीड है, तो आप इसको घर पे क्यों नहीं बिठाते हो? ये लाइन मेरे हृदय में, मेरे हार्ट में एक तीर की तरह पिंच हो गई और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चे को इतना एबल करूँगी कि वो पब्लिकली ईज़िली जा सके। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अनिश को सारे लोकल प्लेसेस लेके जाऊँगी। मेरे बेटे का नाम अनिश है और मैंने स्टार्ट किया नियर अबाउट पार्क से। फर्स्ट टाइम बहुत डिफ़िकल्ट रहा। वो बड़ी मुश्किल से वहाँ 1 राउंड करके आया और टिक के आ गया। सेकंड टाइम में मैंने उसको रीइंफोर्स करने की कोशिश करी कि वहाँ पे आइसक्रीम है या चिप्स मिलते हैं और उसका रीइंफोर्समेंट देख के मैंने उसको 10 काउंट्स, 20 काउंट्स के लिए बिठाना शुरू करा। धीरे-धीरे मैंने इस चीज़ को बढ़ाना शुरू करा। आज भी यही है कि जब भी हम कोई नया एरिया एक्सप्लोर करते हैं, तो फर्स्ट टाइम वो जितना कंफर्टेबल है, चाहे वो 5 मिनट हो, 2 मिनट हो या 3 मिनट हो, सिर्फ़ उतनी ही देर के लिए हम अपने बच्चे को बिठाते हैं और नेक्स्ट टाइम हम फिर से ट्राई करते हैं। कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। बिना कोशिश करे हम अपने बच्चों के साथ कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। एक पेरेंट से बड़ा थेरेपिस्ट कोई नहीं है बच्चे के लिए। अगर आप बच्चे को प्यार से समझने की कोशिश करेंगे, तो उसका बोलना भी ज़रूरी नहीं है। आप उसकी आँखों से भी पता कर सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता कर सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। पर्सनली मैंने ये फ़ील किया है क्योंकि बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ, वो ये कह रहा था या ये कहना चाह रहा था और ये चीज़ें उसने उस टाइम पे कहने की कोशिश कर रहा था और हम समझ नहीं पाए। अपने आप को माफ़ करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देयर आर मैनी डेज़ कि जब हम लोग भी बच्चे को समझ नहीं पाते, हमारा पेशेंस लेवल भी पीक क्रॉस कर जाता है, बट इट्स ओके। हम अपने बच्चे से सॉरी भी कह सकते हैं। मैं अपने बेटे से बहुत बार सॉरी कहती हूँ कि आज मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, तुम्हारी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाई, तुम्हारी पेन को समझ नहीं पाई, बट मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगली बार हम और कोशिश करेंगे इसको समझने की। पेरेंट्स की लाइफ़ जो चेंज हो जाती है, हाँ, पेरेंट्स की लाइफ़ ज़रूर चेंज हो जाती है, बट कहीं न कहीं आप ये देखिए कि हमारे पेरेंट्स ने भी, स्पेशली मैं अपने केस में कहूँगी कि मेरी मदर, मेरे फादर, उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया बिकॉज़ मेरी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए, कुछ हेल्थ इश्यूज़ आए, कुछ फैमिली ट्रेजेडीज़ हुई। बट उन्होंने इतना ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया कि आज मैं इस मंच पे आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर कर पा रही हूँ। ये सारा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देती हूँ। मैं अपने हस्बैंड की पेशेंस को भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट देती हूँ, जिन्होंने मुझे पेशेंस सिखाई कि बच्चे के साथ पेशेंटली डील कैसे करना है। मैं जोश टॉक्स का बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहूँगी, जिन्होंने ये मंच शुरू किया। इस मंच पे पेरेंट्स को एक प्लेटफ़ॉर्म दिया है अपनी बात को कहने का, क्योंकि मैं ज़रूर जानती हूँ कि कोई ना कोई पेरेंट ऐसा होगा हू नीड्स टू लिसन दिस टुडे एंड शायद हमारे कहे हुए शब्दों से, हमारी कही हुई बातों से उसको मोटिवेशन मिले, वो हार चुका हो और वो उस चीज़ से उबर पाए। जोश टॉक्स के इस इनिशिएटिव के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ और हम मिलके शायद बहुत कुछ कर सकते हैं आगे, और मैं ये भी गुज़ारिश करूँगी कि जो भी पेरेंट्स अपनी जर्नी को शेयर करना चाहें, वो ज़रूर यहाँ पे आएँ बिकॉज़ टुगेदर वी कैन। थैंक यू। Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data, who will call you to have a short conversation with you.